Good evening, dear student. This is Saurabh Kumar. Today I am going to teach you Chapter 3, Exercise 3.5. In this exercise, we have to solve the following problems. In which, question number 1, which of the following paired equation has the unique solution? You have to first of all find out which of linear equation has unique solution, no solution, and there infinite many solution. सबसे पहले बच्चों आप दिए गए लीनियर इक्वेशन का पता करोगे कि दिए गए किस लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। इन दिस केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन। अगर किसी अवस्था में आपका यूनिक सॉल्यूशन आता है बच्चों, देन यू हैव टू फाइंड देयर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। In this exercise, we use the cross multiply method to find the value of x and y. ठीक है। First of all, we take some concept which we have taken earlier. जिस हम लोग कंसेप्ट के बारे में बहुत पहले ही चर्चा कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, उसके बारे में हम जानकारी रखते हैं। तो आज हम सबसे पहले इनके कंसेप्ट के बारे में देखते हैं। किसी तरह के दो लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा अगर a अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। किसी तरह के दो लीनियर इक्वेशन का इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा बच्चों जब a1 अपॉन a2 का रेशियो, b1 अपॉन b2 का रेशियो और c1 अपॉन c2 का रेशियो, तीनों रेशियो एक दूसरे के बराबर हो। अगर किसी सॉल्यूशन का नो सॉल्यूशन भी हो सकता है अगर वहाँ पर a1 अपन a2 के रेशियो बराबर है b1 अपन b2 के रेशियो, लेकिन b1 अपन b2 के रेशियो नॉट इक्वल टू c1 अपन c2 रेशियो, देन वी कैन से दैट दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है। मान लेते हैं बच्चों कि यहाँ पे जो है आपके पास फर्स्ट, उसके बाद जब आप इसको जस्ट फाइंड आउट कर लोगे, देन अगर किस तरह के इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है तो बच्चों आप उसका जो है वैल्यू निकालोगे किसका, x और y वेरिएबल का या फिर जो भी वेरिएबल है। ठीक है। बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, उसके बारे में हमने आपको बता दिया है, लेकिन आज फिर से हम इस कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बारे में हम आपको बताते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से इनके बारे में समझ रख सको। ठीक है। तो चलो देखते हैं कंसेप्ट। यहाँ पर सबसे पहले जो भी आपका लीनियर इक्वेशन होगा उसमें आपके जो है कांस्टेंट को इक्वल के लेफ्ट साइड की तरफ लेके आना होगा और टोटल इक्वेशन को वैल्यू आपको 0 के बराबर करनी होगी। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। एक लीनियर इक्वेशन है a1x b1y c12 c1। ठीक है। ये आपकी वैल्यू है। इस वैल्यू का ये आपका जो एक लीनियर इक्वेशन है। दूसरा लीनियर इक्वेशन है जिसमें a1 a2x b2y है और c2 है इक्वल टू 0। मीन्स दैट कि पहले इक्वेशन में x का वेरिएबल a1 है, दूसरे में उसके बाद y का वेरिएबल b1 है और कांस्टेंट जो हो क्या है c1 है। दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2 है, b का कोफिशिएंट b2 है, सॉरी y का कोफिशिएंट b2 है एंड c2 कांस्टेंट है वहाँ पर। ठीक है। और ये इक्वेशन इक्वल टू 0 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना वेरी सिंपल। अगर आपको x की वैल्यू लिखनी है तो फिर आप x को x इस हिसाब को बंद कर दो और x यहाँ पर लिख लो। जो जो आपके पास वेरिएबल जो भी कोफिशिएंट बचते हैं उनको कोफिशिएंट को लिख लो। तो x का कोफिशिएंट कौन होगा, x के लिए हम लोग b को इसको बंद कर दे, बचा क्या बचा आपके पास b1 और b2 हमने यहाँ पर राइट डाउन कर लिया। फिर इसका कौन सा बचा c1 अपॉन c2 यानी c1 c2 हो गया। देयर आफ्टर आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्योंकि ये मेथड कौन सी है, क्रॉस मल्टीप्लाई है। ठीक है। तो इस प्रकार से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक। उसी प्रकार अगर y कोफिशिएंट निकालना है, y का जो है आपको वैल्यू निकालना है, देन आपको y वाले जो भी वेरिएबल है उनको आपको क्लोज कर देना है। देन यहाँ पे जो जो कोफिशिएंट बचा तो a1 और a2 c1 और c2। देखो c1 और c2 है तो इसीलिए हमने इसको डायरेक्टली एक साथ ही लिख लिया बच्चों ताकि आपको समझ में आए। फिर इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा c1 a2 और ये हो जाएगा a1 c2 यानी a2 c1 माइनस a1 c2। ये किसके लिए हो जाएगा तो y के लिए हो जाएगा। देन यहाँ कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को 1 भी माना जाता है तो हमने यहाँ पर c दे दिया ताकि आपको समझने में अच्छा आसानी रहे। ठीक है। तो इसका जो हम इसको जो है बंद करेंगे। देन यहाँ पे क्या बचा आपके पास तो a1 a2 और b1 b2। तो आपके पास a1 a2 तो ऑलरेडी था और इसके लिए c के लिए क्या हो जाएगा b1 b2। देन आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों तो a1 b2 और a2 b1 यानी a1 b2 माइनस a2 b1। ये क्या इसका लिए हो जाएगा कांस्टेंट के लिए हो जाएगा।
अगर आप कंपैरिजन करो कांस्टेंट का और एक्स वेरिएबल का, तो फिर आपको वैल्यू क्या मिलती है बच्चों, x इज इक्वल टू एक्स अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इक्वल c1 अपॉन a2b1 माइनस a2b1। अगर आप इसे 1 मान लेते हो, ये 1 के बराबर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका c1 किससे मल्टीप्लाई करा था, 1 से मल्टीप्लाई करा, तो इसका जो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसका जो वेरिएबल क्या मान लेते हैं 1, तो इस प्रकार से ये 1 हो जाएगा। देन आफ्टर यहाँ पर जो x इक्वल टू किसके बराबर, b1c2 माइनस b2c1 अपन a1b2 माइनस a2b1, ये वैल्यू हो गया किसके लिए, x का डायरेक्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट y के लिए आप इससे भी कांस्टेंट को जब 1 मान लेते हो, देन y इक्वल टू आपका हो जाएगा बच्चों a2c1 माइनस a1c2 अपन a1b2 माइनस a2b1। इस प्रकार से आपको ये चीज़ याद रखना है, x का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो b1c2 माइनस b2c1 अपन a1b2 माइनस a2b1। y का जो है y जो वेरिएबल होगा उसका जो वैल्यू क्या हो जाएगा, a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये डायरेक्ट फार्मूला है। अब इसके आधार पे हम यहाँ पे जो क्वेश्चन है उनको सॉर्ट आउट करेंगे और उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ बच्चों आपके लिए क्वेश्चन है मौजूद कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए, जिस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, टिक कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। ऑन कंपैरिजन विथ a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 का हम कंपेरिजन करते हैं किसके साथ, इसके साथ। एंड इक्वेशन 2 विथ a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0, देयरफॉर a1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी और a2 की वैल्यू मिलेगी, फिर इसके बाद b1, फिर इसके बाद b2 की वैल्यू मिलेगी, फिर इसके बाद c1 और c2 की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे। तो पहले इक्वेशन में देखो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है बच्चा, तो यहाँ पर 1 है, हमने लिख दिया 1। फिर इसके बाद y जो है, y का कोफिशिएंट कौन है, तो यानी b1 की जगह पे कौन है, तो -3। c1 के लिए क्या हो जाएगा, -3। नेक्स्ट a2 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, 3। b2 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, -9 और c2 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, -2। ठीक है, आपके पास a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू मिल गई है। देयरफॉर बच्चों आप यहाँ से a1 अपॉन a2 के रेशियो निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/3। b1 अपॉन b2 के रेशियो निकाल लोगे बच्चों, तो -3 अपॉन -9, कॉमा यहाँ c1 अपॉन c2 के रेशियो निकाल लोगे बच्चों, तो -3 अपॉन -2। देयरफॉर आप यहाँ पे पा रहे हो कि a1 अपॉन a2 के रेशियो इक्वल है b1 अपॉन b2 के रेशियो, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के रेशियो। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या पाया कि a1 अपॉन a2 के रेशियो क्या है बच्चों, 1/3। उसके बाद b1 अपॉन b2 के रेशियो आप इसे सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करोगे बच्चों क्या बचेगा, 1/3। यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट नॉट इक्वल टू यहाँ पर c1 अपॉन c2, क्योंकि c1 अपॉन c2 की रेशियो क्या बची है यहाँ पर 3/2। सो दैट वी कैन से दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तब इस प्रकार से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, दिए गए इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको जानते हो ना, आपने जब भी पढ़ा, ठीक है, कंसेप्ट आप पहले से भी जानते हो कि अगर हम लोग का b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल है किसके, c1 अपॉन c2 के, तो इस प्रकार से इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन आप नहीं ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इसको ढूंढ लिया। ठीक इसी प्रकार
आपको जो है क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस वाई इक्वल 5। 2x प्लस वाई इक्वल 5। देयरफॉर आप बच्चों इसे लिख सकते हो 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा पहला ही क्वेश्चन। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन था आपके पास 3x प्लस 2y इक्वल 8। देयरफॉर ये बच्चों चेंज हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देन हम इसे सोल्व करेंगे। जब बच्चा हम इसे कंपैरिजन करेंगे विथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड a1 अपॉन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देयरफॉर a1 इक्वल टू a1 की वैल्यू क्या होगा बच्चा, तो 2 होगा। a2 की वैल्यू क्या होगा, तो 3 होगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे आपका b1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ पर 1 होगी। अब b2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो b2 की वैल्यू होगी आपके पास 2। अगेन यहाँ c1 की वैल्यू क्या होगी, तो -5 और c2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, -8। ठीक है, a1 अपॉन a2 की आप रेशियो निकालोगे तो 2/3। b1 अपॉन b2 की रेशियो निकालोगे तो यह आ जाएगा 1/2। और c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालोगे बच्चों तो यह आ जाएगी -5 अपॉन -8, यानी 5/8। हियर आप क्या देख रहे हो बच्चों, a1 अपॉन a2 की रेशियो, a1 अपॉन a2 की रेशियो नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। सो दिस इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तब इस इक्वेशन के पास आपके पास यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों। अब आप इसे जो है सॉल्यूशन आपके पास आ गई है, यूनिक सॉल्यूशन है, देन आपको सोल्व करना है और यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। आप जानते हैं x इक्वल टू होता है बच्चों b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। बच्चों आप यहाँ पे वैल्यू रख दो। b1 की वैल्यू क्या मिली है, तो 1 मिली है। c2 की वैल्यू क्या मिली है, तो -8 मिली है। माइनस b2 की वैल्यू क्या मिली है, तो 2 मिली है। और c1 की वैल्यू क्या मिली है, तो -5 मिली है बच्चों। ठीक है, अपॉन a1 की वैल्यू क्या है, तो 2 है। और b2 की वैल्यू क्या है, तो 2 है। यहाँ पर फिर a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू है 3 और b1 की वैल्यू क्या है, तो 1 है। देयरफॉर ये हो जाएगा बाबू आपके पास -8 प्लस 10 अपॉन 4 माइनस 3 इक्वल 2 अपॉन 1 इक्वल 2। यानी बच्चों आपके पास x की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से आप y निकाल लो। y इक्वल टू आपके पास है a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 इक्वल a2 की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या है, 3 है। c1 की वैल्यू क्या है, तो c1 की वैल्यू आपके पास है -5 माइनस a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई c2 की वैल्यू क्या है, तो -8। देयरफॉर आप इसकी वैल्यू तो पहले भी निकालो। यहाँ पे क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 अब -3 × 1। तो बच्चों आप इसे सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा -15 माइनस प्लस
और 16 अपॉन 4 माइनस 3 होगा ना बच्चों। देयरफॉर ये हो जाएगा 1 अपॉन 1, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। यानी y का वैल्यू कितना है 1 है और x की वैल्यू क्या है 2 है। इस प्रकार से इक्वेशन का आपने क्या निकाला तो सॉल्यूशन निकाला। कब निकाला जब इसका यूनिक सॉल्यूशन था तब। तो ऐसे ही आपको जो है बाकी बचे क्वेश्चन जो है उनका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 3 का और क्वेश्चन नंबर 4 का, और फिर देर आफ्टर इसको सोल्व करके आपको व्हाट्सएप करना है और अपनी नोट्स कॉपी कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फॉर विच ऑफ द वैल्यू a एंड b डज फ्लोइंग द लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर a और b का कौन सा वैल्यू रखें ताकि इस लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है, तो बच्चों आप सभी जानते हो कि जब कभी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा तो a1 अपन a2 की रेशियो बराबर होगी b1 अपन b2 की रेशियो, बराबर होगी किसकी c1 अपन c2 की रेशियो। ओके ना बच्चों। देयरफॉर ये चेंज हो जाएगा। तो बच्चों आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो a1 अपन a2 इक्वल b1 अपन b2, ये पहला आप बना लोगे ब्रैकेट। ठीक उसी प्रकार b1 अपन b2 इक्वल c1 अपन c2 आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर आपको इस क्वेश्चन से आपको क्या निकालना है a1 की वैल्यू निकालनी। तो बच्चों आप यहाँ पर a1 क्या पाओगे तो 2 है, b1 क्या है तो 3 है और c1 क्या है तो -7। बच्चों ये 7 इधर आएगा तभी ना होगा -7, क्योंकि हम लोग का लीनियर इक्वेशन किसके बराबर होना चाहिए तो 0 के बराबर होना चाहिए। फिर इसी प्रकार से a2 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास a माइनस b। ठीक उसी प्रकार b2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों a प्लस बी और c2 की वैल्यू हो जाएगी आपके लिए -3a माइनस b और +2, क्योंकि बच्चों ये साइड चेंज करेंगे तो इनका साइन क्या होगा रिवर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से -3 है +3 है तो -3 है +b तो -b और -2 तो +2 हो जाएगा। देयरफॉर बच्चों इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन का a1 और a2 का रेशियो मिल गया। अब करना क्या है आप यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट आउट करोगे। तो a1 की वैल्यू क्या है तो 2 है, a2 की वैल्यू क्या है बच्चों तो a माइनस बी। इसी प्रकार से b1 की वैल्यू क्या है बच्चों तो 3 है और b2 की वैल्यू क्या है a प्लस बी है। आप इसे सोल्व कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस बी इक्वल 3a माइनस बी। देयरफॉर 2a प्लस 2b इक्वल 3a माइनस 3b। आप इसे सोल्व कर दो, साइड चेंज कर लो, तो यहाँ हो जाएगा 3b प्लस 2b इक्वल 3a माइनस 2a। बच्चों ये हो जाएगा आपके लिए 5b इक्वल टू a। ये पहला रिलेशन आपको मिल गया। अगेन b1 अपन b2 इज इक्वल टू c1 अपन c2। तो बच्चों यहाँ पर b1 की वैल्यू क्या है तो 3 है, देयरफॉर अपन b2 की वैल्यू क्या है बच्चों a प्लस बी। c1 की वैल्यू क्या है बच्चों तो -7 और यहाँ पर c2 की जो वैल्यू है वो क्या है तो -3a माइनस बी अब +2। सोल्व कर दीजिए इसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो -9 है -3b +6 इक्वल 7a प्लस 7b। आप इसे सोल्व करो बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा -9a -7b 7a +6 7b प्लस 3b इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों -16a प्लस 6 इक्वल 10b। ठीक है, अब तो बच्चों आप जानते हो कि a इक्वल टू क्या है 5b, जहाँ जहाँ a दिखे वहाँ वहाँ 5b रख दो। तो यहाँ -16 मल्टीप्लाई
5b लिख सकते हो, क्योंकि a की जगह पे क्या लिखेंगे, +6 = 10 है, 10b। पुट द वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a, यहाँ पुट करेंगे वैल्यू की a की। देयरफॉर ये हो जाएगा बच्चों 6 = 10b + 80b, क्योंकि -80b होगा तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +80, यानी 6 = आपके पास आ जाएगा कितना 90b। देन b = क्या हो जाएगा बच्चों, b = हो जाएगा 6/90, देयरफॉर इट बिकम 1/15। ये किसकी वैल्यू है, तो b की वैल्यू है। आप जानते हो a = क्या 5b, देयरफॉर यहाँ 5 × 1/15, देन इट्स बिकम 3, यानी 1/3। a की वैल्यू आपको मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, हैंस द वैल्यू ऑफ a एंड b इज, a की वैल्यू है 1/3 और b की वैल्यू है 1/15 रेस्पेक्टिवली। समझ में आ गए? तो इस प्रकार से इनका जो है आपको सॉल्यूशन देना था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे फाइंड करना फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल बी द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। किस वैल्यू पर k की किस वैल्यू पर इस इक्वेशन का आपको नो सॉल्यूशन बनेगा, तो इसको आप सेल्फ सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, सोल्व द फ्लोइंग लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। सब्स्टिट्यूशन के साथ भी सोल्व करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई पर भी सोल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको फॉर्मूला मालूम है, उसी फॉर्मूले के आधार पर इसको सोल्व कर देंगे। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में जानते हो किसी एक का वैल्यू निकालना होता है, फिर उसका जिस इक्वेशन निकालते हो दूसरी इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। आप दोनों मेथड के बारे में जानकारी रखते हो, इसे आप सोल्व करेंगे। इसमें कोई दिक्कत आती है तो फिर हम आपको बताएंगे। अभी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ रहे हैं और वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पर हम देखेंगे। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। यहाँ कहता है कि मंथली हॉस्टल चार्ज जो है क्या बच्चा फिक्स है, और एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज हैज द फूड टेकन इन द मेस। और बाकी बचा जो आपका डेज होगा, आपने क्या कंज्यूमिंग किया है, उसके आधार पे आपको जो यहाँ पर कॉस्ट चार्ज लगाना है। तो मान लेते हैं बच्चों फिक्स चार्ज कितना है, तो ₹X है, और यहाँ रिमेनिंग डे का जो आपका चार्ज है वो रुपीज़ क्या है, Y है। तो X तो हरदम फिक्स रहेगा ना, तो यानी X हम यहाँ पर 20 डेज रहे हैं, 20 डेज रहे हैं, तो यानी हम लोग का पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स। हॉस्टली चार्ज जो है आपका हॉस्टल चार्ज हो तो पहले फिक्स है, X हमने फिक्स कर दिया। फिर इसका रिमेनिंग डिपेंड, और बाकी बचा जो आपका चार्ज होगा वो डिपेंड करेगा किस पर, नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टू टेकिंग द फूड इन द मेस। जितने दिनों तक आप रहे हो उतने दिनों का भोजन पर यह डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इक्वेशन इसको बना लोगे। अब इक्वेशन ये किसके बराबर होगा, 1000 के बराबर होगा। देयरफॉर यहीं पर 20 नंबर का स्टूडेंट है जो कि 26 डेज आता है और 1080 रुपीज़ जो है यहाँ पर हॉस्टल चार्ज बनता है। तो यहाँ पर जो है उसका फिक्स चार्ज क्या होगा, X होगा, और फिर उसका Y 26, Y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1180 रुपीज़ हॉस्टल चार्ज होगा। और यहाँ से आपको फाइंड करना है हॉस्टल का फिक्स चार्ज और फिर उसका कॉस्ट ऑफ द पर डे। ठीक है, आप इस सोल्व करेंगे और इसमें कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी है तो आप हमें बताएं, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप पहले भी एक्सरसाइज में बना चुके हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक फ्रैक्शन है जो 1/3 हो जाता है जब 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं किस में से, न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर मान लो बच्चों x और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा आपका y। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा आपका, फ्रैक्शन बन जाएगा x/y। ठीक है, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन है, लेकिन अगर हम यहाँ पर 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं किस में से, न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1/3। देयरफॉर ये हो जाएगा 3x - 3 = y। देन 3x - y = 3। इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही आपको इक्वेशन आपने पहले भी क्वेश्चन सोल्व किया है। ठीक है, फिर उसी प्रकार से यहाँ कहता है कि ये जो फ्रैक्शन है 1/4 बन जाएगा अगर हम 8 को ऐड कर दें कहाँ, डिनोमिनेटर में। तो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या आता है x/y। हम डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर दे बच्चों, 8 ऐड कर दे तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 1/4। देयरफॉर
ये 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, देन 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे वैल्यू मिल गया। यस को जो है 40 मार्क मिलते हैं टेस्टिंग में, और यहाँ इक्वेशन आपके पास बन चुकी है। इन इक्वेशनों की मदद से आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, आप जो कि अच्छी तरीके से निकाल भी सकते हो, और नहीं निकाल सकते हो तो आप बताओ मुझे। ठीक है, यस जो है 40 मार्क टेस्ट में पाता है, 3 मार्क्स उसको मिलते हैं करेक्ट आंसर के लिए, और 1 मार्क वो लूज करता है किसके लिए, रॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है, तो फिर उसको कितने मार्क्स मिलते हैं टोटल, तो टोटल मिल जाते हैं उसको 40 मार्क्स। तो मान लेते हैं राइट आंसर के लिए हमको जो है, राइट आंसर जो हमने दिया है वो कितना है, एक्स है। ठीक है, और जो हमने जो रॉन्ग आंसर दिया था यस ने, वो मान लेते हैं क्या है, वाई संख्या में। देन नंबर ऑफ करेक्ट राइट आंसर बी एक्स एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर बी वाई। यहाँ 3 मार्क्स मिलता है उस वक्त किसके लिए, करेक्ट के लिए, यानी 3x हो जाएगा। उसको जो लूसिंग मिलता है 1 मार्क को लूज करता है, यानी -1 होता है किसके लिए, रॉन्ग के लिए, यानी 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना मिलता है बच्चों, 40। अगर यहाँ पर उसी बच्चे को यस को जो है 4 मार्क दिया जाता है किसके लिए, करेक्ट आंसर के लिए, और 2 मार्क्स माइनस किए जाते हैं किसके लिए, इनकरेक्ट आंसर के लिए, तो फिर ये इक्वेशन होता है 4x माइनस 2y इज इक्वल कितना, 50। आपके पास दोनों इक्वेशन बने हुए हैं। ये कैसे आया इससे समझ में आ रहा है ना, क्योंकि करेक्ट के लिए कितना नंबर दिया गया, 4, तो करेक्ट आंसर की संख्या कितनी थी, x, यानी 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई x, यानी 4x हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 2 नंबर डिडक्ट किए गए हैं किसके लिए, इनकरेक्ट के लिए, एंड 2 मल्टीप्लाई y हो जाएगा, माइनस में होगा, इक्वल टू 50। अब इस प्रकार से इसको सॉल्व कर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर। ये ए है और ये बी है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। कहता है कि एक कार जो है ए से स्टार्ट होती है, दूसरी कार बी से स्टार्ट होती है उसी समय। जिस समय जो है ए से कोई कार चलती है उसी समय बी से भी एक कार चलती है। अगर दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन विद द डिफरेंट स्पीड, ए से चलने वाली कार और बी से चलने वाली कार दोनों जो है स्टार्ट होती हैं और दोनों चलती है सेम डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो इसकी मान लेते हैं ए से चलने वाली कार की स्पीड क्या रहती है, x किलोमीटर पर आवर, और बी से चलने वाली कार जो थी उसके लिए स्पीड क्या था, y किलोमीटर पर आवर। दोनों जो है सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। तो अगर वो सेम ट्रैवल करते हैं तो वो जो है मीट करते हैं। If the car travel in the same direction at the different speed, they meet in the 5 hour. वो कितने घंटे बाद जाकर मिल जाते हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं सी पॉइंट पर वो मीट करते हैं। अगर वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो कितने घंटे बाद, 5 आवर बाद। तो डिस्टेंस कवर बाई ए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5x हो जाएगा। बी के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 5y। तो बच्चों अगर ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में आपके पास AC, ये क्या टोटल लेंथ क्या है, AC है। AC में से अगर BC को घटा दिया जाए, AC में से अगर BC घटा दिया जाए तो बच्चों क्या बचेगा, AB बचेगा ना। और AC डिस्टेंस किसने कवर किया, तो A से स्टार्ट होने वाली कार। तो A से स्टार्ट जो कार हुई है उसका डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पर डिस्टेंस है 5x, यानी बच्चों हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5x माइनस BC जो डिस्टेंस कवर की 5 घंटे में कितना कवर की है बच्चों, तो 5y कवर की है। और AB का डिस्टेंस कितना है, तो 100 है। देयरफॉर आप इसे लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 20, क्योंकि 5 से आप डिवाइड करोगे, 5 कॉमन करोगे तो 5 से डिवाइड करोगे। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में कहता है इफ़ दे ट्रैवल टुवर्ड इच अदर, अगर ये जो है एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होते तो ये सभी जो है एक दूसरे से मिल जाते हैं कितने घंटे में, 1 आवर में। तो इस केस में ए ये पोजीशन है और ये बी पोजीशन है। ए से कार चलती है और बी से कार चलती है, दोनों जो है मिल जाती है इस पोजीशन पर, डी पोजीशन पर, ठीक है। और कितने घंटे में, 1 आवर में। तो फिर ए के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस x किलोमीटर होगा और बी के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, y किलोमीटर होगा।
ठीक है। तो फिर आप यहाँ लिख सकते हो ए बी इज इक्वल टू ए डी अब प्लस बी डी लिख सकते हो। यहाँ ए बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 100 इक्वल ए डी की वैल्यू कितनी है, तो ए डी जो है वो ए के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस कितनी है, तो x किलोमीटर, और बी डी कितनी वैल्यू है, तो y किलोमीटर, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन और ये हो गया बच्चों फर्स्ट इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशनों की मदद से x और y की वैल्यू निकालनी है, जो बहुत अच्छे तरीके से आप निकाल भी सकते हो। इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे बताओ, ठीक है, जल्द से जल्द बताओ। मेरे व्हाट्सएप नंबर आप सबको मालूम है, मेरा व्हाट्सएप नंबर 7903505692। इस पर अपने वर्क को, अपने प्रॉब्लम्स को मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है। कोई बच्चा अपने होमवर्क नहीं दे रहा, जल्द से जल्द अपने होमवर्क को वहाँ पर व्हाट्सएप कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बच्चा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बोल रहे हैं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो यहाँ पर कहता है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी एरिया है 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो जाती है अगर उसका लेंथ जो है डिक्रीज करते हैं 5 यूनिट और ब्रेथ को इंक्रीज करते हैं 3 यूनिट। तो बच्चों इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस पर डिपेंड कर रहा था, लेंथ पर डिपेंड करता है और ब्रेथ पर डिपेंड करता है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो यहाँ जानकारी होना चाहिए लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो बच्चों यहाँ पर लेट में क्या आएगा, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड breadth b x and y मीटर, ठीक है। देन एरिया, ओरिजिनल एरिया क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, होगा ना बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पर न्यू एरिया केस नंबर 1 के कारण से न्यू एरिया आपकी बनेगी, न्यू लेंथ बनेगा सबसे पहले, फिर इसका न्यू आपके पास ब्रेथ बनेगा। तो लेंथ की वैल्यू जो है वो आपकी जो रिड्यूस की जाती है कितने से, 5 से, यानी x माइनस 5, और ब्रेथ को हम इंक्रीज करते हैं कितने से, 3 से, तो y प्लस 3। न्यू एरिया केस नंबर 1 में बच्चों क्या हो जाएगी, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। देयरफॉर आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका xy, ये हो जाएगा प्लस 3x माइनस 5y प्लस 15 हो जाएगा ना, x मल्टीप्लाई वाई एक्स वाई, एक्स मल्टीप्लाई 3x, माइनस 5 मल्टीप्लाई वाई माइनस 5y, माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 15, सॉरी, ठीक है, माइनस 15। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगेन केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 कहता है कि अगर हम लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दें तो x प्लस 3 हो जाएगा, और ब्रेथ में हम 2 यूनिट भी बढ़ा दें, ब्रेथ में भी बढ़ा दें, चलो भाई बढ़ा देते हैं, y प्लस 2। तो फिर न्यू जो एरिया मिलेगा वो ओरिजिनल एरिया से कितना अधिक हो जाएगा, तो 67 यूनिट अधिक हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर दीजिए, ये जो हो जाएगा ओरिजिनल एरिया से कितना कम हो गया था, ओरिजिनल एरिया से कम हो गया था 9 यूनिट, रिड्यूस हो गया था ना बच्चों, तो इसलिए माइनस कर देंगे 9 इसमें। अब इसको सोल्व कर देंगे, उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो आप, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, इसको मल्टीप्लाई करो तो 2x, इसको मल्टीप्लाई करो प्लस 3y, इसको मल्टीप्लाई करो तो प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई, अब प्लस 67 बढ़ गया है इसलिए यहाँ पर प्लस की साइन है। इसको सोल्व करेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6 इक्वल 61, इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट इसको जो है आपको सोल्व करते तो एक्स वाई क्या होता है, कैंसिल हो जाता, देन यहाँ हो जाता है 3x माइनस 5y इक्वल माइनस 9 अब प्लस 15 इक्वल 6, यानी 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 है आपके पास, इक्वेशन 2 है आपके पास, आपके पास इक्वेशन 1 भी है, इक्वेशन 1 है आपके लिए 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, एंड इक्वेशन आपके पास 2 है बच्चों, वो क्या है 2x प्लस 3y इक्वल 61। आप इसे सोल्व कर दीजिए, ठीक है, सोल्व करने आता है।
अगर इसमें जो है सोल्व करने में कोई दिक्कत आती, कोई परेशानी आती, तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप कांटेक्ट करो, वहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स बताओ, हम उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।